आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था क्या होता है। अर्थव्यवस्था, अर्थ की व्यवस्था, जिस ढांचे के अंतर्गत किसी देश की समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। ढांचे का मतलब यह है कि एक कंट्री को ले लिया जाए। जैसे मान लीजिए भारत की अर्थव्यवस्था क्या होगी। भारत के अंतर्गत जो भी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है वह भारत की अर्थव्यवस्था होगी। चाइना एक देश है, चाइना के अंदर जो भी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होगा वो चाइनीज इकोनॉमी होगी, चाइना अर्थव्यवस्था होगी। जैसे यूएसए हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, कोई भी देश हो गया, उस देश के अंतर्गत जो भी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होगा वह अर्थव्यवस्था होगी। अब आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? आर्थिक क्रियाएं, जब व्यक्ति कोई कार्य करता है, व्यक्ति या प्रोड्यूसर, उसका उद्देश्य अगर पैसा कमाना होता है तो वह आर्थिक क्रियाएं होती है। कोई टीचर है, पढ़ा रहा है, उसके बदले अगर लोगों से पैसा ले रहा है, बच्चों से पैसा ले रहा है, स्टूडेंट से, तो वह आर्थिक क्रिया है। एक माँ अगर अपने बच्चों का पालन करती है, उसके बदले वह कोई रुपए नहीं लेती, तो वह गैर आर्थिक क्रिया होगी। आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया आप लोग समझ गए। अब आइए देखते हैं अर्थव्यवस्था को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है। अर्थव्यवस्था को दो वर्गों में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है। एक होता है स्वामित्व के आधार पर, एक होता है विकास के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं और विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। हम लोग देखते हैं स्वामित्व के आधार पर। दूसरा है विकास के आधार पर। जो स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जो मनुष्यकृत पूंजी और प्राकृतिक साधनों का निजी स्वामित्व होता है और इसमें प्रोड्यूसर जो कार्य करता है वो निजी लाभ के लिए करता है। इसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भी कहते हैं क्योंकि डिमांड सप्लाई के अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य करता है इकोनॉमी में। इस अर्थव्यवस्था में सरकार का कोई रोल नहीं होता। दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था। जैसे साम्यवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जो मनुष्यकृत पूंजी और प्राकृतिक साधनों का निजी कंट्रोल न होकर किसी सरकार का कंट्रोल होता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था या साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में निजी संस्था और गवर्नमेंट दोनों साथ साथ न कार्य करके सीधा गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी संस्थाओं का रोल होता है और पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के बीच की जो स्थिति होती है, जो दोनों साथ साथ कार्य करते हैं, वह मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, जो तीसरी अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के बीच की स्थिति मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। दोनों का मिश्रित स्वरूप मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब आइए लोग देखते हैं दूसरा आधार, विकास के आधार पर। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटा जा सकता है। विकसित अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था और दूसरा है विकासशील अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न होती है। कृषि में लगी जनसंख्या का अनुपात बहुत कम होता है। परसेंट में देखें 2
होती है बस। औद्योगिकरण हो चुका होता है, प्रति व्यक्ति आय का स्तर ऊंचा होता है, रहन सहन का स्तर ऊंचा होता है। बी, विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जो गरीबी के कारण इकोनॉमी में उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पाता, उसे विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस अर्थव्यवस्था में अर्थात विकासशील अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ी जनसंख्या लगी होती है, प्रति व्यक्ति आय का स्तर नीचा होता है, रहन सहन का स्तर नीचा होता है। एक शब्द है प्रति व्यक्ति आय। पीसीआई, पर कैपिटल इनकम भी कहते हैं। राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से विभाजित करने में प्रति व्यक्ति आय होती है। राष्ट्रीय आय जनसंख्या, मान लीजिए एक देश की जनसंख्या 133 करोड़ है और उस देश की राष्ट्रीय 133 रुपए है, तो प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी? 1 रुपए। प्रति व्यक्ति आय 1 रुपए होगी। आइए दोस्तों को देखते हैं अर्थशास्त्र क्या होता है। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र सीमित संसाधनों से असीमित इच्छाओं की पूर्ति अर्थशास्त्र कहलाता है। सीमित संसाधन मतलब मान लीजिए कोई भोक्ता है, उसके पास 15,000 रुपए है, कोई व्यक्ति है, वह सामान्य अपनी जरूरतों को इस प्रकार से इस 15,000 रुपए को व्यय करेगा, उसकी जो असीमित इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो वही सीमित संसाधन से असीमित इच्छाओं की पूर्ति अर्थशास्त्र कहलाता है। अब अर्थशास्त्र के पिता कौन कहे जाते हैं? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की एक पुस्तक थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। उस पुस्तक का पूरा नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, माइक्रो और माइक्रो। माइक्रो व्यष्टि, समष्टि। व्यष्टि, मान लीजिए कोई देश है, उस देश की जनसंख्या 100 है। अगर इस देश में किसी एक व्यक्ति का अध्ययन करते हैं हम लोग तो वह माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा, और उस देश के सभी व्यक्तियों 100 व्यक्तियों का एक साथ अध्ययन करते हैं तो वह समष्टि अर्थशास्त्र होगा। जब एक उपभोक्ता एक फर्म का अध्ययन करते हैं तो वह व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, और जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था को इकाई मानकर अध्ययन करते हैं तो वह समष्टि अर्थशास्त्र होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के पिता कौन है? एडम स्मिथ। समष्टि अर्थशास्त्र के पिता कौन है? जीएम कीन्स। जिन्हें आधुनिक अर्थशास्त्री भी कहा जाता है। पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स को मैक्रो की ओर जो ले जाने की प्रक्रिया थी वो जेम्स कीन्स के द्वारा थी। माइक्रो और मैक्रो की जो विभाजन की क्रिया थी वो रैगनर फ्रिश ने किया था। सन 1933 में यह विभाजन किया था रैगनर फ्रिश ने।